अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर जदून लर्निंग क्लास में एक नए लेसन के साथ ऑब्जेक्ट एंड इट्स काइंड्स यानी ऑब्जेक्ट और उसकी इकसाम को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूं। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसकी मैं आज आपको वजाहत करूंगा। द ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव्ड द एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई एक्शन होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसके ऊपर वर्ब या प्रोनाउन का असर होता है। नंबर 3, इन ग्रामर एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। यहां यह बताया गया है कि इंग्लिश ग्रामर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन, और जिस पर किसी किस्म का एक्शन होता है। इट फॉल्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और यह हमेशा किसी सेंटेंस के लास्ट में दिखाया जाता है या लिखा जाता है। एंड इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, और ये वही वाली बात है कि ये इसके ऊपर या वर्ब का या किसी प्रीपोजिशन का असर होता है। ऑब्जेक्ट्स की काइंड्स कितनी हैं, कितने किस्म का ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको ये मैं बता दूं, देयर आर 3 काइंड्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 अकसाम होती हैं जिनकी वजाहत यहां की गई है। उनमें नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसकी 3 किस्म की इकसाम हैं, जिनमें हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैं ऑब्जेक्ट की पहली किस्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपके सामने डिफाइन करूंगा। आइए देखते हैं। व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हेडिंग है उसकी। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर एक्शन डायरेक्ट होता है। यानी अगर हम कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई जो जिसके कोई वर्ब होता है, उसका डायरेक्ट एक्शन जो है किस पर होता है, जिस चीज पर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन विद इन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो बराह रास्त किसी भी वर्ब या किसी भी एक्शन को रिसीव करेगा। एंड इट आंसर द क्वेश्चंस हु, whom, what। अब ये क्या है who, whom एंड what, यानी यहां ये वजाहत की गई है कि अगर हम जो है एक कोई क्वेश्चन करते हैं कि who यानी कौन, whom किसे, what क्या, तो जब हम ये जब हम कुछ सेंटेंस बोलें और सेंटेंस बोलने के बाद जब हम ये वाले अल्फाज दोहराएं जिसके ऊपर ये अल्फाज रिफ्लेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दोहराता हूं और आपको जो है ये मजीद दुरुस्त तरीके से समझ आ जाएगा। इस सेंटेंस में देखें, रुस्तम मार्क द होमवर्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि रुस्तम ने मार्क यानी रुस्तम ने निशान लगाया। किस पे निशान लगाया, होमवर्क पर लगाया। तो यहां पर आपको यहां पर होमवर्क जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि स्मार्ट का या वर्ब का या एक्शन का डायरेक्ट असर होमवर्क पर हो रहा है। नेक्स्ट, माय ब्रदर टर्न ऑन द टीवी। अब यहां पर इस सेंटेंस में आप देखें कि माय ब्रदर टर्न ऑन द टीवी, मेरे भाई ने, टर्न का मतलब होता है किसी चीज को ऑन करना, चलाना, तो टर्न किया, क्या टर्न किया, टीवी, किसको ऑन किया, टीवी को, तो इसलिए टर्न का जो असर है वो टीवी पर आया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि टीवी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, द ट्रक हिट अ कार, ट्रक ने हिट किया यानी टक्कर मारी,
हिट किया किसको? कार को। तो जब हिट का असर कार पर आया तो कार जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से देखें, फादर प्लेज टेनिस, फादर खेलता है, खेलता वर्ब है। अब आपको मैं ये बताऊं कि एक्शन है खेलना, अब खेलता है क्या, तो इसका मतलब है क्या जो है ये बता रहा है कि खेलने का असर जो है किस पर हो रहा है? टेनिस पर। तो इसलिए टेनिस इसका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई हैव कलेक्टेड हनी ऑल डे। अब यहां पर देखें, यहां पे हनी भी है, ऑल डे भी है, लेकिन अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो अब आप यहां पे इसको किस तरह करें? आई हैव कलेक्टेड माने जमा किया या इकट्ठा किया। अब अगर आप बोलेंगे इकट्ठा किया, तो अगर मैं यहां पर ये सवाल उठाऊं क्या, तो फिर आप देखेंगे कि क्या का असर किसके ऊपर होता है? हनी के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि उसने जमा किया, क्या जमा किया? उसने इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया? हनी। तो इसका मतलब हो गया हनी जो है या शहद जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आप देखें, साइम रोट अ लेटर, साइम ने लिखा क्या लिखा? लेटर लिखा। तो इसलिए लेटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहां पर मैंने नीचे मेंशन कर दिया ग्रीन कलर से, आपको बआसानी ये नजर भी आता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट निकालकर और आप इसको जो है क्लोज करके भी आप इसको देख सकते हैं। टीचर हैज स्टार्ट हिज प्रिपेयर्ड लेसन। अब यहां पर देखें, टीचर जो है सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, टॉट वर्ब है जिसको हम एक्शन कहते हैं, और प्रिपेयर्ड लेसन। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल हो सकता है। यहां पर आप आ जाएं, मैंने यहां पर आपको मेंशन किया था और नाउन फ्रेज, यानी नाउन फ्रेज जो है एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो है बनता है, और ये कोई क्लास नहीं होता, यानी क्लास का मतलब है कोई बाकायदा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर ये बात समझ आई कि नाउन फ्रेज जो है एक से ज्यादा वर्ड्स को जब इकट्ठे हों और किसी जुमले में मेंशन हो तो उनको नाउन फ्रेज कहा जाता है। अब यहां पर वापस आइए, प्रिपेयर्ड लेसन। प्रिपेयर्ड लेसन का मतलब होगा तैयार किया हुआ सबक। अब ये जो तैयार किया हुआ सबक है, ये 2 वर्ड्स हैं, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो अब नाउन फ्रेज है, लेकिन ये पूरे का पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहां पर आइए, टीचर ने क्या किया? टाट, पढ़ाया क्या पढ़ाया? यानी पढ़ाया क्या? अपना तैयार किया हुआ सबक पढ़ाया। तो इसलिए प्रिपेयर्ड लेसन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नाउन फ्रेज है। आगे चलते हैं। शी क्लोज द बॉक्स ऑफ बुक्स, उसने बंद किया क्या बंद किया? बॉक्स बंद किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बंद करने का असर बॉक्स पर है, एक्शन जो है बॉक्स पर हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप ये कहेंगे कि फिर ऑफ बुक्स क्या है? तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूं कि नाउन फ्रेज। तो अगर ये सेंटेंस यहां तक होता कि शी क्लोज द बॉक्स, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहां पर आप एक और चीज देखें कि यहां पे लिखा है बॉक्स ऑफ बुक्स, तो फिर यहां पर हम ये कहेंगे कि द बॉक्स ऑफ बुक्स जो है ये एक फ्रेजल नाउन है, और यहां ये कंप्लीट मुकम्मल तौर पर यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर एक और चीज आप देख लें कि यहां पर द एक वर्ड, बॉक्स सेकंड, ऑफ थर्ड, और बुक्स 4। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2, 3, 4 और इससे ज्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन वो किसी तरतीब में होंगे जिससे हमें समझ आएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये कोई काम है, कोई इस तरह की कोई चीज है कि जिसके ऊपर ये बात हो रही है। तो यहां पर भी आप देखें, उसने बंद किया क्या? बंद किया किताबों का एक बॉक्स जो है उसको बंद किया। तो इसलिए किताबों का जो बॉक्स है ये हम कहेंगे नाउन फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, शी नेम्ड द बॉय सलीम। अब यहां पर नेम्ड नाम रखा। अब यहां पर ये जो बॉय है ये नाम रखा, किसका रखा? लड़के का नाम रखा। तो इसलिए लड़के के ऊपर ये एक्शन हुआ तो उसके नाम रखा गया, तो इसलिए ये बॉय जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये सलीम क्या है? सलीम जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप एक नया क्वेश्चन करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है मुकम्मल करता है किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे वहां पर आप देखकर समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करता है, आगे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं या कुछ अल्फाज होते हैं, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने चुना उसे। यहां तक अगर आप देखें, दे इलेक्टेड हिम, तो इलेक्टेड जो एक्शन है वो एक्शन किसके ऊपर हुआ है? हिम पर, यानी उस पर हुआ है। तो हिम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ये भी है देयर मिनिस्टर, यानी उन्होंने चुना उसे अपना वजीर। तो अब यहां पर देखें, देयर मिनिस्टर जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे हो गया कि हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन देयर मिनिस्टर जो है इसे कंप्लीट करता है कि उन्होंने उसे चुना, लेकिन क्या चुना? अपना वजीर चुना। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का जो है ना उर्दू में भी लिख दिया है, मुकम्मल करने वाला या इजाफी। कॉम्प्लीमेंट हमेशा दूसरे चीज को मुकम्मल करता है या उसमें इजाफा करता है। दोस्तों, आपने ये सब जो है लेसन देखा। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट एंड इट्स काइंड्स जो है ना ऊपर एक हेडिंग दी है, आप इसे समझने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट और उसकी अक़साम। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन। इसकी मैंने जो है 3 डेफिनेशन यानी 3 वजाहतें आपको पेश की हैं। आप इनमें से कोई भी किसी को भी समझ सकते हैं क्या है, लेकिन इसको अगर आप जो बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो फिर ये बहुत आसान है। द ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो है जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, यानी कोई एक्शन उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की जो है इकसाम क्या क्या है, तो यहां मैंने आपको बता दिया कि उसकी ये 3 इकसाम हैं, आप इन्हें जहन नशीन कर लीजिए। उसके बाद व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उठाया है और उसकी मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दी है और मैंने इसकी 2 डेफिनेशन बताई है और ये मैंने आपको समझा भी दिया है। आप आगे यहां पे मैंने आपको बताया था कि हु, होम और व्हाट, ये क्वेश्चन है, यानी हु कौन, हुम किसको, व्हाट क्या। तो जब आप ये वर्ड उठाएंगे और इनको बोलेंगे इस सेंटेंस के बाद, तो फिर उसके बाद वो ये क्वेश्चन हुआ करेंगे और जो जवाब आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप यहां पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि रुस्तम मार्ड द होमवर्क, रुस्तम ने मार्क किया। मार्क किया, क्या मार्क किया? तो उसने जो है होमवर्क को मार्क किया, यानी होमवर्क के ऊपर उसने निशानात लगाए। तो फिर इसके ये जवाब यहां पे ये आता है होमवर्क, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहां पे आप नीचे मैंने सबको जो है मेंशन कर दिया, इनके जरिए आप इनको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्ट की सेकंड काइंड देखेंगे, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीख चुके हैं, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आइए इस तरफ। The indirect object is the recipient in the direct object. Indirect object हमेशा indirect object से वसूल करता है और in other words और किसी और भी लफ्ज से वो हासिल कर सकता है। It identifies to whom, to what, for whom, for what the action of the verb is performed. यानी किस पर क्या एक्शन जो है वो हुआ है, ये अब हमें पता चलेगा। यहां पर आगे देखें, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में 2 मुख्तलिफ किस्म के लोग या 2 मुख्तलिफ किस्म की जगह या 2 मुख्तलिफ किस्म की चीजें होंगी। अब ये आपको नीचे जब हम जो इसके एग्जाम्पल्स पर आएंगे तो आपको ये बात मजीद जो है क्लियर हो जाएगी। यहां पे देखिए नोट, इन ऑर्डर टू हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल उसकी यहां पे समझ लें, फरहान बॉट हिज सन अ प्रेजेंट। अब यहां पर सेंटेंस में देखें, यहां पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, फरहान सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है यानी खरीदा, हिज सन अपने बेटे के लिए, अब प्रेजेंट, प्रेजेंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हिज सन जो है
वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप पहले डायरेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फरहान बॉट, फरहान लाया, क्या लाया? प्रेजेंट, यानी कोई गिफ्ट लाया। तो इसलिए ये प्रेजेंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फरहान लाया, क्या लाया? प्रेजेंट लाया, एक गिफ्ट लाया। अब गिफ्ट तो लाया, लेकिन किसके लिए लाया? हिज सन, अपने बेटे के लिए लाया। तो इसलिए यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा? हिज सन होगा। तो यहां पर जैसे ऊपर यहां पर जो है इसकी डेफिनेशन दी गई, शायद आपको वहां पर वो क्लियर ना हुआ हो, तो यहां पर आप क्लियर कर लें कि यहां पर देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसी वजह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। यहां पर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट की कहानी नहीं हो सकती। वो लाया, क्या लाया? प्रेजेंट लाया, और किसके लिए लाया? अपने बेटे के लिए लाया। तो फिर इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप यहां पर आए, जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा टू व्हाट, फॉर होम और टू होम, तो इसका जो है यहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको क्लोज करके देख सकते हैं, फॉर होम डिड फरहान बाय अ प्रेजेंट, फरहान किसके लिए गिफ्ट लाया? तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर होम, यहां पर मेंशन किया गया फॉर होम। तो यहां पर मैंने आपको फॉर होम मेंशन कर दिया था। फॉर होम किसके लिए लाया? तो यहां पर आगे ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं हिज सन, अपने बेटे के लिए लाया। फार्मूला इसका क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको समझ भी लीजिए और इसे अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। सब्जेक्ट आप पहले लिखेंगे, जिस तरह से यहां पर सब्जेक्ट हमने पहले मेंशन कर दिया है फरहान। उसके बाद वर्ब आप जो है मेंशन करेंगे। वर्ब जो है यहां पे बाट, ब्रिंग की ये सेकंड फॉर्म है। बाट ब्रिंग मींस लाना, बाट मींस लाया। तो लाया तो यहां पे वर्ब हो गए। उसके बाद आप ये शामिल करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा हुआ भी है, हिज सन को हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने मेंशन कर दिया है। तो ये इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नीचे कुछ हमने एग्जांपल आप यहां पे लिख दी हैं। अगर आप यहां पे एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। स्टडी द एग्जांपल गिवन बिलो, नीचे जो है जो एग्जांपल दी गई है इन्हें देखिए। सलीम गैव हिज फ्रेंड अ बुक, यहां पर देखिए सलीम तो सब्जेक्ट है, सलीम ने दिया, क्या दिया? गिव की सेकंड फॉर्म में गैव, दिया, क्या दिया? आ बुक, एक किताब दी। सलीम गैव आ बुक, तो इसलिए गैव जो है या देने का जो असर है वो बुक के ऊपर हुआ, तो इसलिए बुक जो है डायरेक्ट है और उसने बुक दी, किताब दी, लेकिन किसको दी? हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को दी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। और यहां पर आप यहां पे ऐसे नहीं कर सकते सलीम गैव हिज फ्रेंड। तो अगर आप लिखते हैं सलीम गैव हिज फ्रेंड, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। सलीम गैव हिज फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड को क्या दिया? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर हो। नेक्स्ट देखिए, माय फादर ब्रिंग्स मी फ्रूट्स, मेरे वालिद ब्रिंग्स लाते हैं मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे वालिद लाते हैं, क्या लाते हैं? फ्रूट्स लाते हैं, ये डायरेक्ट है। और किसके लिए लाते हैं? मेरे लिए लाते हैं। तो यहां पर ये जो है ना आप देख लें, टू होम, टू व्हाट, फॉर होम। तो यहां पर ये आया किसके लिए लाते हैं? फॉर होम, किसके लिए लाते हैं? मेरे लिए लाते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे लिए है। और फिर अगर आप देखेंगे फॉर व्हाट, तो क्या लाते हैं? तो फिर वो फल लाते हैं। नेक्स्ट, ही बॉट हिज डॉटर अ बाइक, उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी, क्या खरीदी? बाइक खरीदी। और किसके लिए खरीदी? अपनी बेटी के लिए। तो बेटी जो है यहां पर डॉटर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाइक। इसी तरह से आप जो है ना नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको भी समझ सकते हैं। रुस्तम हैज बॉट सम स्वीट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, शी सेंट हर ब्रदर अ पोस्ट कार्ड, माई मदर ब्रॉट मी अ नेकलेस, मदर टोल्ड चिल्ड्रन अ स्टोरी, हिरा रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, माई फादर गैव मी अ पेन, हिना पास सादिया अ बॉल। यहां पर देखें नोट, मी, हिम, अस, देम, एटसेट्रा।
अब इनमें देखें कि समटाइम्स दे आल्सो सर्व एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने यहां पर जितने भी जगहों पर देखा है ये मी, हिम, अस, देम वगैरह जो हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसकी यहां पे एग्जांपल्स हैं, गिव मी। अब यहां पे देखिए गिव माने देना, मी माने मुझे, तो यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि देना, किसको देना, मुझे देना। और फिर यहां पर अगला देखें, कॉल हिम, बुलाओ उसे, ठीक। तो अब यहां पर हिम जो है यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शी टोल्ड मी, उसने कहा, किसको कहा, मुझे कहा, तो यहां पर मी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये बात भी हमें क्लियर हो गई कि ये मी, हिम, अस, देम वगैरह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन आपने इसकी मुकम्मल डेफिनेशन देखी और इसकी जो है एक्सरसाइजेस देखी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा और यहां पर हमने इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को हमने क्लियर किया है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये जो है थर्ड है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज अ नाउन और प्रोनाउन मैनेज्ड बाय अ प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और ये मैनेज होगा किसी प्रीपोजिशन की वजह से, या प्रीपोजिशन उसके अंदर यूज होगा और वो वहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो अब हम इसको फिर क्लियर करेंगे मजीद। आप देखिए सेकंड इसकी जो है डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इज अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन that follows a preposition and completes its meaning। यहां पर देखें इसने वही वाली ऊपर वाली बात दोहराई है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो होगा वो या फिर कोई नाउन हो सकता है या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। जिस तरह हमने जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ्रेज की बात की थी और यहां पर वो नाउन फ्रेज वही है, और फिर प्रोनाउन वगैरह भी हो सकता है। और ये हमेशा जो है किसी प्रीपोजिशन की वजह से जो है ना ये जुमले या ये ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट होते हैं। स्टडी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब हम इनको देखते हैं जो एग्जाम्पल दी गई है। यहां पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर मैंने ब्लू कलर से मेंशन कर दिया है कि यहां पर देखें ये प्रीपोजिशन ऑन यहां पर, और नेक्स्ट में जो है अंडर है, इन है। यहां मैंने ब्लू कलर से सब जगह पे जो है यहां पर मेंशन कर दिए हैं इसके प्रीपोजिशन। तो अब इनको हम जो है समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अब यहां पर आप देखें किताब तो है, लेकिन किताब जो है फिर मेज भी है। अब अगर आप यहां देखें द बुक और यहां पर द बुक इज, और फिर यहां पे देखें द टेबल, और ऑन को यहां से हटा दीजिए। द बुक इज द टेबल, किताब है मेज। तो यहां पर कोई बात सही तरह से क्लियर नहीं हो पा रही। तो ऑन जो है यहां पर जो है आपको यहां पे ये दिखा रहा है कि ये द टेबल जो है ये ऑब्जेक्ट है और ऑन जो है इसका हिस्सा है। तो इसीलिए इस पूरे को ऑन द टेबल को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है और ऑन जो है यहां पर प्रीपोजिशन के तौर पर आया है, लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, इस टेबल का हिस्सा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। द स्नेक वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं द स्नेक, ये तो ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर ये इसका वर्ब आ गया छुपना, ठीक है, छुपना। अब यहां पर टेबल आ गया, तो टेबल के साथ यहां पे अंडर भी है, यानी टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे जब आप कहेंगे तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि अंडर खुद प्रीपोजिशन है और टेबल ऑब्जेक्ट है। और अब ये टेबल जो है इस अंडर के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरे का पूरा जो है या कोई नाउन कह रहेगा या कोई नाउन फ्रेज होगा, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। तो इसलिए अंडर द टेबल जो है ये मुकम्मल जो है ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाएगा। द बुक इन द शेल्फ ऑलमोस्ट फेल डाउन, शेल्फ में रखी हुई जो किताब है वो अक्सर गिर जाती है। अब यहां पर इन जो है प्रीपोजिशन है। हॉस्पिटल वॉज लोकेटेड नियर टू द शॉप, यहां पर नियर टू जो है प्रीपोजिशन है,
बॉय स्टूड इन फ्रंट ऑफ फादर, यहां पर इन फ्रंट ऑफ फादर जो है कंप्लीट प्रीपोजिशन है और फादर जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये फादर का हिस्सा है। अब ये पूरा इन फ्रंट ऑफ फादर जो है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वी ड्रॉव आवर कार टू द गैराज, अब यहां पे टू जो है प्रीपोजिशन है और ये बाकी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। कुक विदाउट, यहां पर थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगा लेकिन ये वर्ड है विदाउट, विदाउट प्रीपोजिशन है और साल्ट मींस नमक। कुक विदाउट साल्ट, नमक के बगैर पकाओ। अब के बगैर अगर आप नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन, साल्ट यहां पे ऑब्जेक्ट है और विदाउट जो है इसके साथ मेंशन है और ये इसलिए प्रीपोजिशनल कहलाएगा। इट इज फ्रॉम मी, ये मेरी तरफ से है और यहां पे फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। और नेक्स्ट देखिए, शी प्लेस्ड द बास्केट ऑन द टेबल, यहां पर ऑन प्रीपोजिशन है और द टेबल का हिस्सा है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन कंप्लीट हुआ और आज हमने जो सीखा उसका लुबे-लबाब यह था कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी इकसाम क्या है। तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसकी जो है एग्जांपल्स हमने देखी और उसके बाद हमने इनडायरेक्ट पढ़ा, उसकी जो है ना हमने डेफिनेशन भी देखी और उसके एग्जांपल्स भी। उसके बाद हमने जो है थर्ड जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को भी जो है ना हमने मुकम्मल तौर पे ये समझ लिया सेंटेंसेस के साथ। अगर आपको पहली फुर्सत में बात समझ में ना आए या लेसन समझ में ना आए तो आप क्या करें कि इससे एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखें और जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताता चलूं और मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी आपको बताया है कि आप हमेशा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद उसको जो है ना थोड़ा सा इनलार्ज कर लें और उसके बाद उसको जो है ना फिर आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाएं। जब आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा और उसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें। और मैंने नीचे जो है हर चीज मेंशन कर दी है मैंने नोट की सूरत में, और जो है इसके अलावा जो है मैंने मुख्तलिफ कलर जो है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो है इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको हर एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आए और इसे समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं अपना आइंदा प्रोग्राम मजीद बेहतर करके जो है बनाने की कोशिश करूंगा। ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आए। और नेक्स्ट बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ा रहा, और अगर मैं खड़े होकर मजीद आपको अगर ये समझाने की कोशिश करता तो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा क्लियर करके करता। और इसकी वजह असल में यह है कि पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी टांग जो है फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए मुझे खड़ा होने में जरा दिक्कत महसूस हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला रूह बसेहत होते ही या मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पे जब खड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको मजीद आसानी से पढ़ा सकूंगा और आपकी समझ में भी बेहतर तौर पर आएगा और मैं भी आपको अच्छी तरह से समझा सकूंगा। अगले प्रोग्राम तक और अगले लेसन तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।